जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के बेहद ही खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, भारत सरकार द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यकता का दर्जा 27 जनवरी 2014 को दे दिया गया था। यानी आज जैन समुदाय को यह दर्जा मिले 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन आज भी अल्पसंख्यकता के अधिकारों और लाभों के बारे में जानकारियों का अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप जैन समुदाय इन अधिकारों और लाभों से बड़े स्तर पर वंचित है, जो कि निश्चित ही एक चिंता का विषय है। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं में बड़े स्तर पर छात्रवृत्ति व अन्य अनेक तरह के लाभ देने का प्रावधान है। आदिनाथ टीवी ने जैन समुदाय के विद्यार्थियों को मिलने वाले लाभों से अवगत करवाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक विषय के विशेषज्ञ, विभिन्न विषयों पर जिन्हें महारत हासिल है एवं जो प्रखर वक्ता है, ऐसे श्री निरंजन जैन जुआ जी को अहमदाबाद से आज आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे हम आदिनाथ टीवी चैनल के स्टूडियो में। सर, आपसे आज जानना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिलने वाली योजनाओं के विवरण के साथ साथ उन योजनाओं में आवेदन कैसे किया जा सकता है, साथ ही साथ उन योजनाओं के नियम क्या है। अवश्य। मैं सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का आदिनाथ टीवी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अल्पसंख्यक दर्जा जैन समुदाय को 27 जनवरी 2014 को मिला। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस, एजुकेशन लोन जो कम ब्याज दर पर मिलता है, फेलोशिप्स और फ्री कोचिंग की फैसिलिटीज़ आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम चर्चा करेंगे छात्रवृत्ति योजनाओं की, जिनसे अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं। मुख्य रूप से अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 4 योजनाएं छात्रवृत्ति की संचालित हैं, जिनमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम और बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम। इन योजनाओं का आइए विवरण देखते हैं। सर्वप्रथम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। इस योजना में पहली से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थी एप्लीकेशन कर सकते हैं छात्रवृत्ति के लिए, और ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वो इसमें एप्लीकेशन करने के लिए, आवेदन करने के लिए पात्रता रखते हैं। इस योजना में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 4,000 रुपया फीस के एवज में देने का प्रावधान है और 1,000 रुपया मेंटेनेंस प्रतिवर्ष, यानी कुल मिलाकर ऐसा विद्यार्थी जो डे स्कॉलर है, यानी जो विद्यार्थी घर से स्कूल जाता है और वापस घर आता है, उसे डे स्कॉलर कहते हैं, और ऐसे विद्यार्थी को अधिकतम 5,000 रुपया छात्रवृत्ति के रूप में प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो हॉस्टलर हैं, यानी छात्रावास में रहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि ऐसे विद्यार्थी जो अपने नगर शहर परिवार से दूर किसी दूसरे शहर नगर में जाकर अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी हॉस्टलर की परिभाषा में आते हैं। और ऐसे हॉस्टलर विद्यार्थियों के लिए मेंटेनेंस अलाउंस प्रतिवर्ष 6,000 रुपया देने का प्रावधान है, यानी 4,000 रुपया फीस के पेटे और 6,000 रुपया मेंटेनेंस। इस तरीके से एक हॉस्टलर विद्यार्थी को अधिकतम 10,000 रुपया प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है। मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में एलिजिबिलिटी उन छात्रों की है जो पहली से 10वीं कक्षा के बीच में पढ़ रहे हैं और परिवार की आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, और उन्हें अधिकतम 10,000 रुपया यदि छात्रावासी विद्यार्थी हैं, और यदि डे स्कॉलर हैं तो 5,000 रुपया अधिकतम देने का प्रावधान है। पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को यह शिष्यवृत्ति 1,000 रुपया प्रतिवर्ष मेंटेनेंस अलाउंस के रूप में देने का प्रावधान है।
दूसरी योजना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। इसमें ऐसे विद्यार्थी जो 11वीं कक्षा से लेकर ऊपर तक देश में चलने वाले सभी कोर्सेस, चाहे वो 12वीं कक्षा हो, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आदि अनेक कोर्स, या ऐसा कहूँ कि हजारों कोर्स इस देश के अंदर विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से चलाए जाते हैं, वो सभी कोर्स के विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार की आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है। यानी परिवार के पास तहसीलदार के द्वारा इशू किया गया आय का प्रमाण पत्र 2 लाख रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसमें 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 7,000 रुपया फीस के पेटे देने का प्रावधान है और डे स्कॉलर के रूप में उन्हें 2,300 रुपया मेंटेनेंस अलाउंस, यानी कुल मिलाकर 11वीं और 12वीं कक्षा के ऐसे विद्यार्थी जो डे स्कॉलर हैं उन्हें 9,300 रुपया देने का प्रावधान है। और यदि वो हॉस्टलर हैं तो उन्हें 3,800 रुपया मेंटेनेंस अलाउंस, यानी कुल मिलाकर 10,800 रुपया प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। ऐसे प्रत्याशी या विद्यार्थी जो टेक्निकल कोर्सेज में हैं, यानी ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट के अंदर ऐसे सभी विद्यार्थी जो टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें फीस के पेटे 10,000 रुपये तक प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है। और उन्हें भी डे स्कॉलर के रूप में 3,000 रुपया, यानी कुल मिलाकर 13,000 रुपया डे स्कॉलर को छात्रवृत्ति के रूप में मिलेगा। और यदि वो हॉस्टलर है तो उसे 15,700 रुपया अधिकतम, ये अधिकतम शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जो फीस है ये फीस की अधिकतम सीमा है, यदि एक्चुअल वास्तविक फ़ीस कम भरी है वही देय होती है। और इस तरीके से एक विद्यार्थी जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहा है उसे मिनिमम या 13,000 रुपया और अधिकतम 15,700 रुपया देने का प्रावधान है इस योजना में, जिसका नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। और अन्य विद्यार्थी जो डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन, उदाहरण के लिए BA, BCom, BSc या MA, MCom, MSc या फिर LLB आदि इस तरीके के अनेक कोर्स डिप्लोमा सहित, उन सब विद्यार्थियों को फीस के पेटे 3,000 रुपया देने का प्रावधान है। और उन्हें भी 3,000 रुपया मेंटेनेंस अलाउंस, इस तरीके से अगर डे स्कॉलर है तो 6,000 रुपया और यदि हॉस्टलर है तो उसे 8,700 रुपया वर्ष का छात्रवृत्ति के रूप में देने का प्रावधान है। ऐसे कैंडिडेट्स जो MPhil या PhD कर रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं से भी फेलोशिप या किसी तरह की इंसेंटिव्स नहीं मिल रही है या ग्रांट्स नहीं मिल रही है, तो इस योजना के तहत वे सिर्फ मेंटेनेंस अलाउंस के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और उनको प्रति माह 550 रुपया डे स्कॉलर के रूप में, और यदि हॉस्टलर हैं तो 1,200 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति या मेंटेनेंस अलाउंस में देने का प्रावधान है। तीसरी योजना जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप कहा जाता है। इसमें ऐसे विद्यार्थी जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहे हैं या शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर इंजीनियरिंग, MBBS, MCA, आर्किटेक्चर आदि, या फिर MBA, CA, CS, इस तरीके के जितने भी कोर्सेज़ हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए एक विद्यार्थी को एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना है और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद यदि कोर्स में एडमिशन लिया है तो ऐसे सब विद्यार्थी मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करने के लिए पात्रता रखेंगे, बशर्ते उनके परिवार की आय, वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक न हो। ऐसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति में फीस के पेटे 20,000 रुपया, डे स्कॉलर को 5,000 रुपया अतिरिक्त, यानी मिनिमम एक विद्यार्थी को जो इसमें आवेदन करेगा, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में आवेदन करेगा, 25,000 रुपया छात्रवृत्ति मिनिमम देने का प्रावधान है। और यदि हॉस्टलर है तो उसे 10,000 रुपया मेंटेनेंस अलाउंस, इस तरीके से कुल मिलाकर उसे 30,000 रुपया तक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। हमारे देश में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाला विद्यार्थी मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में ही एप्लीकेशन करेगा, लेकिन वो 100% फीस की वापसी के लिए या रिफंड के लिए
या रियम्बर्समेंट के लिए एंटाइटल होगा। यानी एक विद्यार्थी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, हमारे देश में ऐसे 85 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। उदाहरण के लिए जितने भी हर राज्य के अंदर IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरीके के शिक्षण संस्थान वो सब प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइंस और कुछ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट पर हैं। और उनमें पढ़ने वाला विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन तो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में ही करेगा, किंतु उसे चाहे वो कुछ लाखों के अंदर फीस हो, पूरी की पूरी वापस देने की इस योजना के तहत प्रावधान है। अभी 85 प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आप अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट www.minorityAffairs.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको स्लाइड में ये डिटेल नज़र आ रही हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं और यहाँ से इस वेबसाइट से उन 85 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, एक और योजना है जो अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित है। ये योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था मौलाना आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध देश की संस्था, उसके द्वारा संचालित ये योजना है जिसका नाम है बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप। यह योजना मात्र छात्राओं के लिए है जो 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की छात्राएं हैं। अभी इसमें एलिजिबिलिटी के अंदर वो छात्राएं एप्लीकेशन कर सकेंगी जिनके परिवार की आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है और जिन्होंने पिछली परीक्षा 50% से अधिक अंकों से प्राप्त की है। ऐसी छात्राओं को स्कॉलरशिप में 5,000 रुपया प्रतिवर्ष जो 9वीं और 10वीं कक्षा की छात्राएं हैं और 6,000 रुपया 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं के लिए है। इस तरीके से अभी हमने कुल मिलाकर 4 छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण आपके सामने रखा है। इसमें मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए योजना का नाम है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। 11वीं कक्षा से लेकर ऊपर तक के जितने भी कोर्स देश में चल रहे हैं वो विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स जिनमें एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास करना आवश्यक होता है, जिसे हम एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। जिस तरीके से JEE या नीट आदि क्लैट ऐसे एग्ज़ाम्स पास करने के बाद अगर कोर्स में एडमिशन लिया है तो उन विद्यार्थियों को मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करने की पात्रता है। और इस स्कॉलरशिप के तहत ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लिया हुआ है उन्हें पूरी फीस देने का भी प्रावधान है। आइए इन योजनाओं के नियम क्या हैं और इनकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग कैसे होती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। साथियों, अभी पहली कक्षा से लेकर और ऊपर तक यानी MPhil PhD करने वाले विद्यार्थियों तक यानी देश के समस्त अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन NSP 2.0 यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर होता है, जिसकी वेबसाइट है www.scholarships.gov.in। इस पर जाकर ही एप्लीकेशन करनी होगी और इसमें जो नियम है उसके अनुसार एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के बाद पोर्टल से ही एप्लीकेशन की कॉपी डाउनलोड की जा सकती है, जिसका प्रिंट लेना होता है और वो प्रिंट और जो मांगे गए डॉक्यूमेंट्स जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा वो सब शिक्षण संस्थान में जिसमें विद्यार्थी पढ़ता है वहां जमा कराने होते हैं, जिसके आधार पर शिक्षण संस्थान विद्यार्थी की एप्लीकेशन वेरीफाई करके आगे अल्पसंख्यक मंत्रालय को भेजता है। साथियों, इसमें जो नियम है वो आप ध्यान से समझें, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो विद्यार्थी इन योजनाओं में पहली बार एप्लीकेशन करने जा रहे हैं उन्हें नेशनल पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर करना होता है और रजिस्टर करने के बाद उनका लॉगिन आईडी बनता है जिसे कहते हैं एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड बनाना होता है। उसके पश्चात वो पहली बार जो अप्लाई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें फ्रेश एप्लीकेशन करनी होती है और शेष सभी को
रिन्यूअल एप्लीकेशन करनी होती है। रिन्यूअल एप्लीकेशन करने के हकदार या पात्र वो विद्यार्थी होंगे पिछले वर्ष जिन्होंने एप्लीकेशन की थी और उनकी छात्रवृत्ति पास हुई या स्वीकृत हुई या उसके छात्रवृत्ति की रकम उनके अकाउंट में जमा हुई। ऐसे सभी विद्यार्थी ऐसी योजना में जब तक कंटिन्यू कर रहे हैं वो रिन्यूअल एप्लीकेशन करने के अधिकारी होंगे या पात्रता रखेंगे। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक दूसरी कक्षा का विद्यार्थी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करने की पात्रता रखता है और वो जब तक 10वीं कक्षा तक है इस योजना में तब तक वो हर साल एप्लीकेशन छात्रवृत्ति के लिए कर सकता है। दूसरी कक्षा के विद्यार्थी ने एप्लीकेशन की और उसकी एप्लीकेशन स्वीकृत हुई और उसे 1000 रुपया छात्रवृत्ति के रूप में मिला, तो तीसरी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक वह विद्यार्थी प्रतिवर्ष रिन्यूअल एप्लीकेशन करेगा, बशर्ते कि उसने पिछला वार्षिक परीक्षा 50% अंकों से प्राप्त की है। मतलब विद्यार्थी फेल नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो आय का जो धोरण है या जो आय का क्राइटेरिया है इस योजना में 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपये से अधिक का जो है उनका इनकम नहीं होनी चाहिए, परिवार की आय नहीं होनी चाहिए। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो आय का जो प्रमाण पत्र है आपके पास वो 1 लाख रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। यदि 2 शर्तें आप जो है मीट आउट कर रहे हैं और या इन 2 शर्तों पे आप खरे उतर रहे हैं तो हर साल 10वीं कक्षा तक दूसरी कक्षा का विद्यार्थी 10वीं कक्षा तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करने की पात्रता रखता है। फैमिली इनकम किसी भी वर्ष आय का जो रेस्ट्रिक्शंस हैं या सीलिंग है 1 लाख रुपए की उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और विद्यार्थी 2 जगह से सरकार के अलग अलग विभागों से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, वो एक ही डिपार्टमेंट से या एक ही योजना में लाभ ले सकेगा। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं है। इन योजनाओं में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे फिर से दोहरा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से या अंडरलाइन करें इस मेरे शब्द को कि अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में आवेदन करने के लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैन समुदाय के अधिकांश परिवार आज भी उन्हें ये जानकारी ठीक से नहीं है कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है या नहीं है। बहुत सारे परिवार सिर्फ इसलिए आवेदन नहीं कर पाते क्योंकि उनके जानकारी का अभाव है और दूसरा उनके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं है। सो मैं यहाँ फिर से इसे रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से नोट करें कि अल्पसंख्यक योजनाओं में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके जहन में ये प्रश्न हो सकता है कि हम कैसे प्रूव करेंगे, ये कैसे प्रमाणित करेंगे कि हम अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। तो इसके बारे में मैं जानकारी थोड़ी देर के बाद आपको देने वाला हूं कि इसके माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के स्थान पर क्या हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा जो ये प्रमाणित करे कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और जैन समुदाय से हैं। इनकम सर्टिफिकेट आवश्यक है जो तहसीलदार के द्वारा इशू होता है। अगर तहसीलदार के द्वारा इशू किया हुआ इनकम सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप एप्लीकेशन तो कर सकेंगे, लेकिन आपकी एप्लीकेशन आगे वो रिजेक्ट होने की पूरी संभावना रहेगी। इसमें जिस शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी पढ़ता है उस शिक्षण संस्थान को भी एनएसपी के ऊपर यानी नेशनल पोर्टल या एनएसपी 2.0 के ऊपर रजिस्टर होना आवश्यक है। ये देश का नियम है कि हमारे देश के सभी सरकारी विद्यालय, अर्ध सरकारी विद्यालय, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस और इवन यूनिवर्सिटीज़ भी जो है एनएसपी के ऊपर रजिस्टर करेंगी अपने आप को और उन्हें जो है अपना प्रोफाइल बनाना होता है जिसमें वो जो कोर्स उस इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी कोर्स चलाए जा रहे हैं और उन कोर्स में विद्यार्थियों की फ़ीस आदि क्या है उसका विवरण सबमिट करना होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके, और उनके लिए भी यही पोर्टल है एनएसपी 2.0। अभी डेट्स छात्रवृत्ति योजनाओं में एप्लीकेशन करने के लिए पूरे साल खुली हुई नहीं रहती है, सिर्फ कुछ महीनों के लिए ये खुलती है, कुछ अवधि के लिए ये ओपन रहती हैं। हमारे देश में नॉर्मल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया अलग अलग कोर्सेज़ के अंदर विद्यालय से लेकर यूनिवर्सिटी तक वो अप्रैल माह से शुरू होकर जून, जुलाई, अगस्त तक समाप्त होती है। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार
नॉर्मल कोर्स में प्रतिवर्ष जुलाई माह के अंदर NSP 2.0 को आवेदन के लिए खोलता है और अक्टूबर तक जाकर ये योजना है एप्लीकेशन करने का काम पूर्ण हो जाता है और ये पोर्टल बंद कर दिया जाता है। अभी विद्यार्थियों को कैसे पता पड़ेगा कि उन्होंने इस एप्लीकेशन करने के लिए डेट्स खुल गई हैं? तो इसके लिए मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है www.minorityAffairs.gov.in, इस पर जाकर भी तपास कर सकते हैं कि डेट्स खुली है या नहीं खुली हैं। दूसरा, नेशनल पोर्टल जिसे मैंने अभी कहा NSP 2.0, उसके ऊपर भी जाकर, क्योंकि उसके होम पेज पर लेफ्ट साइड में नोटिस बोर्ड है जिसमें स्क्रॉलिंग वे में सारी सूचनाएं आती हैं और उसमें डेट्स कब खुली हैं उसकी भी जानकारी देने का प्रावधान है। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये भी विज्ञापनों के माध्यम से ये सूचनाएं प्रचारित करते हैं और भारतीय जैन संगठन का माइनॉरिटी व्हाट्सएप अपडेट सर्विस वो बहुत ही तीव्रता के साथ और बहुत समय से ऐसी सब सूचनाएं समाज में पहुंचाने का काम करता है, जहां से आपको ये पता पड़ेगा कि डेट्स खुल गई हैं, डेट्स बंद कब हो रही हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है, ताकि समय से विद्यार्थी एप्लीकेशन कर सकें। अभी विद्यार्थी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है, यानी चेक से पैसा नहीं आता है, मनी ऑर्डर से पैसा नहीं आता है। इसे जो पैसा ट्रांसफ़र होता है इसको DBT कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। ये सीधा अल्पसंख्यक मंत्रालय से विद्यार्थी के बैंक अकाउंट में जाता है ये पैसा, इसलिए विद्यार्थी का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है। बैंक अकाउंट उसी राज्य में होना चाहिए जिस राज्य में विद्यार्थी पढ़ रहा है। अभी एक विद्यार्थी जो महाराष्ट्र का है और वो यदि तमिलनाडु में पढ़ रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि डाउट के आधार पर, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट वो किसी और राज्य का है, तो ये इस शक के आधार पर कि ये शायद कहीं फेक एप्लीकेशन न हो या बोगस एप्लीकेशन न हो, ये नोडल ऑफिसर के द्वारा इस तरह की एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी जाती है, मान्य नहीं रखी जाती है। तो हम ये एडवाइस करते हैं, वैसे तो छोटे बच्चे तो घर में ही पढ़ते हैं, अपने ही राज्य में पढ़ते हैं और उनके शहर में ही उनका बैंक अकाउंट होता है, लेकिन जो ऐसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो अक्सर दूसरे राज्यों में जाकर शिक्षण ग्रहण करते हैं, तो हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि एक बैंक अकाउंट आप वहाँ पर भी खोल लें। और एक परिवार के 2 विद्यार्थी से अधिक इसका लाभ नहीं ले सकते और जितनी भी समुदाय वाइज जितनी भी कोटा है छात्रवृत्ति का, वो 30% छात्राओं के लिए है, यानी पहले 30% स्कॉलरशिप छात्राओं को अलॉट कर दी जाती है। उसके बाद अगर उनकी एप्लीकेशंस ज़्यादा है छात्रों के साथ उसे मिक्स किया जाता है, फिर मेरिट लिस्ट बनती है, उसके अनुसार ये और स्कॉलरशिप दी जाती है। इस तरीके से हमारी बेटियों को, छात्राओं को 30% से भी अधिक स्कॉलरशिप मिलने की पूरी संभावना रहती है। अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे जिनकी आवश्यकता है जो एप्लीकेशन के साथ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि आपको पोर्टल से एप्लीकेशन की कॉपी डाउनलोड करनी है, उसका प्रिंट लेना है और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जो मांगे गए हैं उन्हें उस शिक्षण संस्थान में जमा कराना है जहां विद्यार्थी पढ़ता है। अभी वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, आइए इस पर जो है एक दृष्टिपात करते हैं। उसमें विद्यार्थी का फ़ोटो जिसमें उसके सिग्नेचर भी होंगे, इनकम सर्टिफिकेट जो तहसीलदार के द्वारा इशू होगा और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के एवज में, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है वो नहीं लगाना है, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी बाय स्टूडेंट, यानी एक सादे कागज़ पर विद्यार्थी ये लिख कर देगा कि मैं जैन हूँ या मैं अल्पसंख्यक समुदाय के फलाने धर्म से संबंधित हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे माता पिता का ये नाम है, तो उसे मान्य रखा जाएगा, उस पर किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। इसका एक फॉर्मेट है जो मैं आपसे आगे शेयर भी करूँगा। इसके अलावा पिछले वर्ष की मार्कशीट जिसमें अंक 50% से कम न हो, इस साल भरी गई फ़ीस की रसीदें, बैंक पासबुक, जो बैंक पासबुक की प्रथम पेज होता है जिसमें बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम, IFSC कोड, बैंक ब्रांच कौन सी है आदि डिटेल होती हैं, उसकी कॉपी लगाने की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड की कॉपी लगेगी और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आप कहाँ रहते हैं उसका प्रमाण, चाहे वो राशन कार्ड के माध्यम से हो, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल आदि कुछ भी हो सकता है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन की कॉपी के साथ लगाकर उस शिक्षण संस्थान में जमा कराने हैं जहां विद्यार्थी पढ़ रहा है।
अभी कुछ बातें जो रूल्स रेगुलेशन से संबंधित हैं मैं उन्हें फिर से यहाँ आपके स्मरण के लिए दोहराना चाहूँगा कि बैंक अकाउंट स्टूडेंट के नाम का ही होना चाहिए। वैसे तो नियम यह है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करने वाले विद्यार्थी यानी पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थी के बैंक अकाउंट अगर नहीं है तो उनके माता पिता के बैंक अकाउंट में भी पैसा जा सकता है, लेकिन हम सुरक्षा की दृष्टि से ये एडवाइस करते हैं कि विद्यार्थी का अकाउंट, चाहे वो पहली कक्षा का विद्यार्थी हो या तीसरी कक्षा का, उसका अकाउंट जो है जॉइंट अकाउंट खुलवा दीजिए। विद्यार्थी का नाम पहला होना चाहिए अकाउंट में और दूसरा नाम जो है माता या पिता का हो सकता है। जो बैंक अकाउंट है वो KYC होना चाहिए, यानी आधार कार्ड से मैप्ड या लिंक्ड होना चाहिए। अगर ऐसा बैंक अकाउंट जो आधार कार्ड से मैप्ड या लिंक्ड नहीं है तो उसमें पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। एक जो बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों के अकाउंट, बैंक अकाउंट अक्सर डोरमेंट हो जाते हैं। डोरमेंट का मतलब ये है कि अकाउंट बैंक फ्रीज कर देता है या सील कर देता है, क्योंकि यदि ऐसे सेविंग बैंक अकाउंट में यदि 6 माह की अवधि तक किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो वो अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। तो माता पिता विद्यार्थियों के खास ये ध्यान रखें कि उनके बेटे या बेटी का जो बैंक अकाउंट है वो कभी भी डोरमेंट ना हो। और डोरमेंट ना हो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि हर 2-3 महीने के अंदर एक छोटा सा ट्रांजैक्शन, चाहे पैसा जमा कराइए या निकाल लीजिए, इस तरीके का ट्रांजैक्शन होगा तो वो बैंक अकाउंट कभी भी डोरमेंट नहीं होगा। जो एक महत्वपूर्ण है कि हमने अभी सभी योजनाओं में इनकम क्राइटेरिया की बात की, मैं उसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में ये क्राइटेरिया 1 लाख रुपए तक आय का है। यदि परिवार की आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो ऐसे विद्यार्थी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन कर सकेंगे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ये क्राइटेरिया आय का 2 लाख रुपया है और मेरिट कम मीन्स में ये क्राइटेरिया 2.5 लाख रुपए का है, जबकि बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप में ये क्राइटेरिया 2 लाख रुपए का है। तो जो हायर इनकम ग्रुप हैं वो इस तरीके का प्रयास न करें कि कम आय का सर्टिफिकेट बनवाकर इसमें एप्लीकेशन न करें। ऐसी हम प्रार्थना भी करते हैं आपको और सलाह भी देते हैं, क्योंकि जैन समुदाय को मिलने वाली कुल स्कॉलरशिप्स का जो हमारा कोटा है वो बहुत बड़ा नहीं है और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस प्रयास से एक ऐसे विद्यार्थी का जो बहुत ज़रूरतमंद परिवार से है कहीं उसका हक छिन जाए। ऐसा ना करें, इसलिए हम आपसे प्रार्थना भी करेंगे कि जो समृद्ध परिवार के लोग हैं वो इसमें छात्रवृत्ति के लिए आवेदन न करें। ये ध्यान रखें कि जिस इंस्टीट्यूट में या जिस शिक्षण संस्थान में आप पढ़ रहे हैं या आपका परिवार का कोई सदस्य पढ़ रहा है वो शिक्षण संस्थान NSP पर रजिस्टर्ड है, ये सुनिश्चित कर लें। अगर NSP पर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो विद्यार्थी एप्लीकेशन नहीं कर सकेगा, क्योंकि डॉप मेनू के अंदर जो एप्लीकेशन होती है उसमें जो शिक्षण संस्थान का नाम डालना होता है वो हम हाथ से टाइप करके नहीं डाल सकते। डॉप मेनू सिस्टम है, उसके अंदर जब शिक्षण संस्थान का नाम पूछा जाएगा तो उसमें जो तीर का निशान है वहाँ पर क्लिक करते हैं तो पहले राज्य आएगा, शिक्षण संस्थान किस राज्य में है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का आता है और फिर तीसरा ऑप्शन शिक्षण संस्थान के नाम का आता है और आपको वहीं से क्लिक करके और उसे भरना होता है। तो ये जब तक शिक्षण संस्थान NSP पर यानी नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होगा तो फिर वो नाम शिक्षण संस्थान का नहीं आएगा और ऐसे विद्यार्थी एप्लीकेशन करने से वंचित रह जाएंगे। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा होता है, यानी एक विद्यार्थी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन NSP पे की तो तुरंत ही अगले क्षण वो फाइनल सबमिशन के बाद एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है और इंस्टीट्यूट उसे वेरीफाई करता है। तो विद्यार्थी को या विद्यार्थी के अभिभावकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि इंस्टीट्यूट ने उनकी एप्लीकेशन वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड कर दी है। इसके लिए जो है वो थोड़ा जागृत रहने की आवश्यकता होगी। और जैसा मैंने कहा था कि एप्लीकेशन पूरे साल नहीं होती है, सिर्फ जुलाई महीने से लेकर अक्टूबर नवंबर तक लगभग ये डेट्स खुली होती हैं, उस पीरियड में हमें ये एप्लीकेशन करने की आवश्यकता होगी। साथियों, अभी हमने बात की 4 योजनाओं की, छात्रवृत्ति की और उनके कुछ महत्वपूर्ण नियमों की। प्रिय विद्यार्थियों, अभी जिन 4 योजनाओं की बात हमने आज की, उन योजनाओं में ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की अंतिम तारीख
सितंबर और अक्टूबर में समाप्त होगी। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एवं बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप की अंतिम तारीख 30 सितंबर और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एवं मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर होगी। सभी विद्यार्थी इन तारीखों का संज्ञान लें और उसके पहले पात्रता रखने वाले सभी विद्यार्थी एप्लीकेशन अवश्य करें। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहा कि आपको जानकारी प्रदान कर सके कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाएं क्या है, साथ ही साथ इन योजनाओं के नियम क्या है। अधिक से अधिक जानकारी आज हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की है। इस कार्यक्रम के अगले अंक में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इन योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।